नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी इतिहास, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री, आधुनिक भारत का आज मैं आप लोग को महामैराथन वीडियो देने जा रहा हूं। बीपीएससी पीजीटी इतिहास जिन लोगों को पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, वह लोग इस महामैराथन वीडियो को देख सकते हैं। और यह एक सिंगल वीडियो मैं आप लोग को दे रहा हूं, महामैराथन वीडियो बीपीएससी पीजीटी इतिहास का। और मेरा दावा है, मेरा यकीन है, आप सभी लोगों से यह बातें कहना चाहूंगा। आधुनिक भारत में, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका 50% प्रश्न अगर इस महामैराथन वीडियो से नहीं आया तो आप लोग मिलिएगा हमसे। यह गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री में मेरी सभी बातों को भूल जाइएगा। बस यह बात याद रखिएगा, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री में जितने भी आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न रहेंगे उसका 50% प्लस प्रश्न, हालांकि मैं 80% भी मान सकता हूं, लेकिन 50% प्रश्न की बात कर रहा हूं। 50% प्रश्न इस महामैराथन वीडियो से न मिले तो फिर आकर बताना, ठीक है। यहां पर हवाई बातें नहीं होती हैं। अब कुछ मूर्ख, कुछ जाहिल ऐसे लोग हैं जो आकर कमेंटबाजी करते हैं, उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, वह लोग मेरे वीडियो को मत देखा करें, कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री का वन लाइनर सीरीज, टेस्ट सीरीज और नोट्स सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा ओनली और 150 में, केवल 150 रुपए में आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। जो भी लोग लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ऊपर शो हो रहा है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर भी है, 8318397276। केवल 150 का आप पेमेंट करेंगे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं महामैराथन वीडियो। मॉडर्न हिस्ट्री वन लाइनर सीरीज, उत्तरकालीन मुगल शासक, मतलब एक एक चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं घोल कर पिला दूंगा, एक एक पॉइंट घोल कर पिलाऊंगा। और ध्यान रखिएगा, मैंने सब कुछ समाहित नहीं किया है। मैं आधुनिक भारत का वह क्वेश्चन लाया हूं जो आने की अपार संभावनाएं बनती हैं। ध्यान रखिएगा, 50% प्रश्न इस महामैराथन वीडियो से आएंगे और 50% मैं मिनिमम बोल रहा हूं, बट 60, 70, 80% का भी यकीन किया हूं कि आधुनिक भारत से संबंधित जितना भी प्रश्न आएगा आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित, उसका 50% प्लस प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा। मैं प्लस की बात कर रहा हूं, माइनस की बात नहीं करूंगा। अगर 40% भी कम आया तो फिर बात करिएगा आप हमसे। आइए शुरुआत करते हैं और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए शुरुआत करते हैं। हो सकता है कि हम जब पढ़ाएंगे आप लोग को तो मेरी स्पीड तेज हो सकती है, मैं जल्दी बोलता जाऊंगा। समय की बाध्यता है मित्र, इस पर आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत जल्दी बोलता जा रहा हूँ। YouTube पर इस प्रकार की फैसिलिटी है, आप हमारी स्पीड को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो आप हमसे यह उम्मीद मत रखिएगा कि मैं अपनी स्पीड को घटाऊं। आप हमारी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, आपके हाथ में है, ठीक है। YouTube पर इस प्रकार की फैसिलिटी है, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा आधुनिक भारत मुझे समेटना है और पूरी अच्छी तरीके से समेटना है, समय बहुत कम है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। और जिनको यह पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। केवल 150 रुपए में यह पीडीएफ पूरी पीडीएफ मिलेगी। सिर्फ इसकी ही पीडीएफ नहीं मिलेगी, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड सभी वन लाइनर सीरीज मिलेगी, सभी टेस्ट सीरीज मिलेगी, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो कोर्स 799 रुपए का था, अब वही कोर्स 150 रुपए में दिया जा रहा है, वो भी आज कल परसों तक, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तरकालीन मुगल शासक, आधुनिक भारत की शुरुआत जानते हैं कब से होती है? जब मुगलों का पतन होता है भाई, जब मुगलों का पतन होता है, जब उत्तरकालीन मुगल शासक आते हैं, तभी से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। जब मुगलों के अयोग्य उत्तराधिकारी आते हैं। देखिए मुगल वंश में कौन कौन से शासक हुए? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख, सियार, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, ठीक है।
तो औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए वो उत्तरकालीन मुगल शासक कहे जाते हैं। आइए इनको अच्छे से पढ़ते हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ये बहादुर शाह कौन है? इसे बहादुर शाह प्रथम कहेंगे, बहादुर शाह प्रथम कहेंगे, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। अकबर बहुत पहले ही दिवंगत हो चुका था। तो ये मुअज्जम जो था जब गद्दी पर बैठा तो यह बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था। और बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकार के युद्ध में सहयोग किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने सहयोग किया था। बहादुर शाह प्रथम का पूर्ण नाम क्या था? मुअज्जम था। मुअज्जम जब शासक बना तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना था। और इसका किसने साथ दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने साथ दिया था, जो सिखों के 10वें गुरु थे। तो बहादुर शाह का पूर्ण नाम क्या था? मुअज्जम। इसके अन्य भाई भी थे, आजम, कामबख्श और अकबर, सबको पराजित किया था मुअज्जम ने। और शासन जब यह गद्दी पर बैठा तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह का एक उपनाम है भाई, इसका एक उपनाम और है, शाही बेखबर। इसको शाही बेखबर कहते हैं। शाही बेखबर, शाही खबर लिखा है, सही कर लीजिएगा, शाही बेखबर इसका उपनाम है। इसको लोग कहते थे शाही बेखबर, क्योंकि यह बेखबर रहता था हर किसी भी प्रकार की जानकारी से। बहादुर शाह प्रथम के बाद शासन कौन करता है? जहांदार शाह शासन करता है। बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? जहांदार शाह। जहांदार शाह इतना बड़ा निकम्मा रहता है, क्या कहा जाए भाई। ये बहुत बड़ा एक घटिया शासक रहता है, घटिया रहता है और पूरी तरह से रास रंग में डूबा रहता है। इसकी एक रखैल रहती है लाल कुमारी। लाल कुमारी जो बेश्या होती है, यह इसकी रखैल रहती है जहांदार शाह की। मैं साफ साफ बोलना चाहूंगा कि लाल कुमारी का जहांदार शाह से एकदम इलू चल रहा था, पूरी तरह से प्यार करता था लाल कुमारी से। लाल कुमारी बेश्या को जहांदार शाह इतना प्यार करता था कि जहांदार शाह के बेटों का कत्ल लाल कुमारी ने कर दिया था और जहांदार शाह बैठा बैठा देखता रह गया। लाल कुमारी अगर कहती थी कि तुम दरबार में नंगे होकर आओ, तो जहांदार शाह दरबार में नंगा होकर चल जाता था। लाल कुमारी को खुश करने के लिए एक बार जहांदार शाह ने लोगों से भरी हुई नाव, एक ऐसी नाव जो लोगों से भरी हुई थी, और उसे बीच धारा में ले जाया गया। बीच धारा में नाव को ले जाया गया और उसके बाद नाव को पलट दिया गया। लोग चीखे चिल्लाए। इसको देखकर लाल कुमारी को बहुत ही आनंद आता था। ठीक है। तो इसकी अजीब ख्वाहिश को पूरा करता था जहांदार शाह, इतना प्रेम करता था। तो लाल कुमारी जो बेश्या थी, किसकी रखैल थी? जहांदार शाह की। ठीक है। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु, ये सैयद बंधु क्या है भाई? सैयद बंधु जो है किंग मेकर है, मतलब राजा बनाने वाले। तो मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासन निर्माता कहा जाता है। सैयद बंधु में 2 भाई थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ठीक है। इनको शासक निर्माता कहा जाता है। जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख की संज्ञा मुगल काल के किस शासक को दी जाती है? जहांदार शाह को। फर्रुखसियार को कहा जाता है, फर्रुखसियार को कहा जाता है मुगल वंश का घृतकायर। जहांदार शाह के बाद शासन कौन करता है? फर्रुखसियार करता है। और फर्रुखसियार का उपनाम क्या है? घृतकायर लोग कहते थे, और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते थे। ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण, पता नहीं औरंगजेब के बाद, औरंगजेब का कुकर्म ही था कि उसके बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी हुए सब रास रंग में डूबने वाले थे। सब पूरी तरह से लिपस्टिक चाटने वाले शासक गद्दी पर बैठे। ठीक है। चाहे जहांदार शाह हो, फर्रुखसियार हो, या फिर रफीउद्दौला हो, रफीउद्दौला हो, मोहम्मद शाह रंगीला हो, जितने भी थे सब रास रंग में डूबे हुए शासक थे। ठीक है। और उसी में देखिए, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। सुंदर युवतियों में बहुत ही अत्यधिक रुझान लेता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो इन सभी का उपनाम जरूर ध्यान रखिएगा। मोहम्मद शाह को रंगीला, फर्रुखसियार को घृतकायर, लंपट मूर्ख जहांदार शाह को, बहादुर शाह को शाही बेखबर। ठीक है। घबराइए मत, पढ़ाऊंगा नहीं, पिला दूंगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। मोहम्मद शाह जो था, एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अपने ख्यालों की रचना की थी। मतलब एक अच्छाई थी मोहम्मद शाह रंगीला के पास, क्योंकि यह एक संगीतकार था। ठीक है। और उसने संगीत की अलग अलग विधियों की रचना की थी। मतलब संगीत की विधियों को ख्याल कहा जाता है। तो अनेक ख्यालों की रचना मोहम्मद शाह ने किया था। ठीक है। अब देखिए,
अब देखिए जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु के बारे में बताया हूं कि सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां शासक निर्माता कहा जाता था, क्योंकि उसने कई सारे शासकों को कई सारे लोगों को मुगल वंश की गद्दी पर बिठाया था। तो भाई सैयद बंधु की हत्या होनी थी, तो सैयद बंधु की हत्या किसने किया था? तुरानी शासक, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। ठीक है, अब इतना जरूर ध्यान में, इतना कोई जरूरी नहीं है कि आप डेट ध्यान रखें, ये बात जान लीजिए कि सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने किया था? हैदर बेग ने किया था, जो तुरानी सैनिक था। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिंतलीज खां ने, अब देखिए मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सैयद बंधुओं से आज़ादी तो मिल गई मोहम्मद शाह रंगीला को, ठीक है, लेकिन मोहम्मद शाह के समय में कई राज्य स्वतंत्र हो गए। मोहम्मद शाह के समय में ही हैदराबाद का चिंतलीज खां था, चिंतलीज खां जो हैदराबाद रियासत का सूबेदार था। चिंतलीज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की, निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 1725 में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था निजामुल मुल्क ने, जिसका नाम क्या था? चिंतलीज खां था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हैदराबाद क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। अभी हैदराबाद स्वतंत्र नहीं हुआ, अभी अवध भी स्वतंत्र होगा मोहम्मद शाह के समय में ही। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दे दी। देखिए शहादत खां कौन था? ये अवध का शासक था, अवध का सूबेदार था शहादत खां। शहादत खां को मोहम्मद शाह रंगीला ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी और शहादत खां का जो असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक है, तो यह भी स्वतंत्र हो गया, अवध भी स्वतंत्र हो गया मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही। अभी देखिए मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हैदराबाद भी स्वतंत्र हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अवध भी स्वतंत्र हो गया। अभी इतना ही नहीं, अभी आगे देखिए क्या होता है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। ठीक है, 1739 में नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला मतलब मुगल सम्राट पर आक्रमण किया था। 1739 पर दिल्ली पर आक्रमण किया और उसी समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। ठीक है, मैं जितना पढ़ा दे रहा हूं मित्र, मैं 50% तो मैं बस वैसे बोल रहा हूं। अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो ज्यादा प्रश्न यहां से सही हो सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा प्रश्न यहां से आएंगे भी। अब देखिए नादिर शाह जो था जब ये आक्रमण किया ना भारत पर, जब यह आक्रमण किया था मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला पर मतलब दिल्ली पर, तब भाई आक्रमण वैसे थोड़ी किया, बहुत कुछ ले गया नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह क्या ले गया था? 70 करोड़ की धनराशि नादिर शाह ले गया था दिल्ली से। इसने शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस ले गया, तख्ते ताउस। ठीक है, तख्ते ताउस को ही मयूर सिंहासन बोलते हैं, मयूर सिंहासन बोलते हैं। ठीक है, सिंहासन, क्योंकि ताउस जो है अरबी भाषा का शब्द है, ताउस का मतलब होता है सिंहासन, तो तख्ते ताउस भी कहिए या फिर मयूर सिंहासन कहिए। तो नादिर शाह क्या ले गया दिल्ली से? 70 करोड़ रुपए की धनराशि ले गया, शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस ले गया, कोहिनूर हीरा भी लेकर चला गया। कहाँ? फारस ले गया, जहां से आया था, फारस से आया हुआ था। इतना सब कुछ ले गया नादिर शाह। ठीक है, तख्ते ताउस को मयूर सिंहासन कहते हैं। अब बताइएगा प्रश्न यह आएगा परीक्षा में कि तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भाई मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही तो आक्रमण किया था नादिर शाह ने। तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन होगा? मोहम्मद शाह होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, रंगीला इसका उपनाम था। ठीक है, अब देखिए शाह आलम द्वितीय। अब मैंने शाह आलम द्वितीय की बात किया है। मोहम्मद शाह के बाद शासन कौन करता है? अरे मोहम्मद शाह के बाद शासन करता है अहमद शाह, अहमद शाह के बाद शासन करता है आलमगीर, आलमगीर के बाद शासन करता है शाह आलम द्वितीय। लेकिन इन दोनों, बस इन लोग का नाम बस ध्यान रखिएगा, और उसके बाद मोहम्मद शाह आता है, फिर अहमद शाह आता है, फिर आलमगीर आता है, लेकिन वह उतने प्रासंगिक है नहीं। ठीक है, तो जो जरूरी है मैं वो बता रहा हूँ। शाह आलम द्वितीय। अब देखिए शाह आलम द्वितीय जो है ना, यह जब गद्दी पर बैठता है, देखिए इसका असली नाम क्या रहता है? शाह आलम द्वितीय का अली गौहर, अली गौहर इसका असली नाम रहता है। लेकिन जब यह गद्दी पर बैठता है तो यह शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और इसी के समय में यह जो शासन करता है शाह आलम द्वितीय, कब से कब तक शासन करता है? 1759 से लेकर 1806 तक। ठीक है, इतना ज्यादा लंबा पीरियड शासन करता है, लेकिन इसके शासन पर धिक्कार है भैया। एकदम कोढ़ी आदमी था, कुछ भी नहीं, मतलब इसका कोई पावर नहीं था भाई, एक नाम के शासक रह गए थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? अली गौहर। ठीक है, 1803 में शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया।
एकदम प्रत्यक्ष कब्जा किया था अंग्रेजों ने, छाती ठोककर डंके की चोट पर कब्जा किया था। ठीक है, 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। प्रश्न आता है कि किसके समय में, किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? तो 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में तो आपको जानकारी होगी। पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा पानीपत का युद्ध होता है 1761 में। तो 1761 में जब पानीपत का युद्ध होता है, उस समय मुगल शासक कौन था? नाम मात्र का था, शाह आलम द्वितीय। अब सोचिए, पानीपत का जो युद्ध होता है, तृतीय युद्ध होता है, ठीक है, उसमें मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। लेकिन शाह आलम द्वितीय के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि शाह आलम द्वितीय की कोई औकात नहीं थी। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगानों और मराठों के बीच में हुआ। तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच। इस युद्ध में क्या हुआ था? मराठों की पराजय हुई थी। ठीक है, अब देखिए, शाह आलम द्वितीय, जिसका कोई औकात नहीं है, इसकी हत्या कर दी जाती है। शाह आलम द्वितीय की हत्या कौन करता है? गुलाम कादिर खां करता है। गुलाम कादिर खां शाह आलम द्वितीय की हत्या कर देता है। कब? 1806 में। ठीक है, शाह आलम द्वितीय की हत्या कौन करता है? गुलाम कादिर खां। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अब देखिए, बहादुर शाह द्वितीय जो था अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय जो था अंतिम मुगल सम्राट था, उसका उपनाम क्या था? जफर। ये जफर नाम से कविताएं लिखता था, शायरी करता था। ठीक है, जफर नाम से कविताएं लिखता था, कवि था। ठीक है, तो देखिए, शाह आलम द्वितीय के बाद मैंने आपको बहादुर शाह जफर के बारे में बताया है, जबकि शाह आलम द्वितीय के बाद एक और शासक आता है, एक और मुगल शासक आता है जो कठपुतली शासक आता है, और उसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बारे में बस इतना जानिए कि 1806 से लेकर 1837 तक राज करता है। 1806 से लेकर 1837 तक राज करता है। और अकबर द्वितीय के बारे में यह जानिए, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, क्योंकि इसलिए उपाधि दिया था क्योंकि राजा राम मोहन राय को कहाँ जाना था? इंग्लैंड जाना था अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़वाने के लिए। तो इंग्लैंड में सब लोग, सामान्य लोग से तो बात किया नहीं जाता, इसीलिए उन्होंने क्या किया? उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। तो अकबर द्वितीय के बारे में बस इतना जानिए। और अकबर द्वितीय के बाद अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, 1837 से लेकर 1857 तक। और बहादुर शाह जफर नाम से कविताएं लिखता था, अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उसे कहां भेज दिया गया? रंगून में भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। मर गया था भाई, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अरे वही अहमद शाह अब्दाली जिसने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को हराया था। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली का जो वास्तविक नाम था वह क्या था? अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया, 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो अब देखिए कितने करीने से, कितने अच्छे तरीका से मैंने आपको जो उत्तरकालीन मुगल शासक हैं उनके बारे में आप लोग को बताया हूं। मैंने आपको औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम के बारे में बताया है, जहांदार शाह के बारे में बताया है, रफी उद्दर्जात, रफी उद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर के बारे में बताया है। ठीक है, अभी बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन समय कम है, कोई आवश्यकता नहीं है इतना सारा किस्सा कहानी करने का। ठीक है, मैं कुछ छोड़ दे रहा हूं तो ये मत सोचिएगा मैं जानता नहीं हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। अब देखिए, मैं क्रम बता दे रहा हूं, यहां से क्रम आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखिए, कभी कभी हो सकता है क्रम लगाने को आए तो क्रम बिल्कुल लगा सकते हैं। उत्तरकालीन मुगल शासक मतलब औरंगजेब के बाद बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712 तक, जहांदार शाह 1712 से 1713 तक, लाल कुमारी का दीवाना, फर्रुख सियार 1713 से 19, गणितकार कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख कहते हैं। मोहम्मद शाह 1719 से 1748, रंगीला बादशाह कहते हैं इसको। अहमद शाह 1748 से 1754, और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। बोल कर पिला दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, घबराओ मत। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और संस्थापक, जैसा कि हमने बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में बहुत सारे राज्य क्या हो गए? मुगलों से स्वतंत्र हो गए थे। उन सभी राज्यों के नाम मैं आप लोग को बता रहा हूं। पहला राज्य कौन था मुगलों से स्वतंत्र होने वाला? अवध था। अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां। और इसने शहादत खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला अब देखिए, हैदराबाद भी स्वतंत्र हो गया था। हैदराबाद की स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था? चिनकिलीज खान ने किया था। चिनकिलीज खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी?
निजामुल मुल्क आसफ जाह। ठीक है, रूहेलखंड भी स्वतंत्र हो गया था। रूहेलखंड की स्वतंत्रता की स्थापना करने वाला कौन था? वीर दाऊद अली मोहम्मद खां बंगस। वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां बंगस, ठीक है, इसका पूरा नाम था। इसने रूहेलखंड की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब बंगाल भी स्वतंत्र हो गया था। सब के सब स्वतंत्र ही हो जा रहे हैं, बच ही क्या रहा है मुगल वंश में? कुछ नहीं बच रहा है। बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा करने किसने कर दी? मुर्शिद कुली खान ने। कर्नाटक राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा किसने कर दी? सादुतुल्लाह खान ने। ठीक है, अब देखिए भरतपुर की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर को स्वतंत्र करा लिया। अब देखिए यह 6 राज्य स्वतंत्र हो गए मुगलों के समय में। कुछ बचा है क्या मुगलों के पास? कुछ नहीं बचा है। हाँ बचा है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब देखिए यूरोपीय कंपनियां हैं, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। तो इनके जो आने का क्रम है ना, इनको अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। देखिए 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अरे भारत की खोज नहीं किया था वास्को डी गामा ने, यूरोप से भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। 17 मई 1498 को पहुंचा था। ध्यान रखिएगा कहां रुका था? कालीकट बंदरगाह पे रुका था। ठीक है, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और यह कब वायसराय बना था? 1505 में। पहला पुर्तगाली वायसराय, ध्यान रखिएगा। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर भारत में पुर्तगाली वायसराय बना। और उसके बाद 1509 में कौन वायसराय बन गया? अल्बुकर। ठीक है, अल्बुकर्क थोड़ा सा ज्यादा होशियार था, ज्यादा शातिर था। और अल्बुकर्क जब आया तो उसने शुरुआत में ही अल्बुकर्क ने क्या किया? 1510 में ही, 1510 में आते आते इसने क्या किया? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। बताइए, आया था व्यापार करने, इसने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। कब? 1510 में। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहां बनाई थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, न जाने इसके पीछे क्या रीजन है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां बनाई थी? कोचीन में बनाई थी। पहली व्यापारिक कोठी कहां बनाई थी? कोचीन में बनाई थी। हालांकि बाद में वो क्या करेंगे? पुर्तगाली अपनी व्यापारी अपनी मतलब कि साम्राज्य की जो राजधानी है गोवा स्थानांतरित कर देंगे, लेकिन पुर्तगालियों ने जो पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी कोचीन में बनाई थी। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? दक्षिण पूर्वी तट पर सेन थोमे। सेन थोमे। पुर्तगालियों के बाद पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। अब हमने बताया ना ये क्रम आता है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए? डच आए। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियल हाउटमैन। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियल हाउटमैन। और 1596 में यह डच यात्री आया था, भारत के पूर्वी सुमात्रा पहुंचा था। ये भारत में नहीं पहुंचा था, भारत के पूर्व सुमात्रा जावा में पहुंचा था, मतलब इंडोनेशिया में पहुंचा था। पहला डच यात्री कार्नेलियल हाउटमैन 1596 में आता है और यह सुमात्रा पहुंचता है। डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहां बनाई थी? 1605 में बनाई थी। 1605 में। 1596 में सुमात्रा पहुंचता है, लेकिन भारत में व्यापारिक कोठी डचों ने कब बनाया था? 1605 में। कहां? मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम में। ठीक है, डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी बनी थी पुलिकट में। कब? 1510 में। 1610 में, हाँ 1610 में। 1605 में मुसलीपट्टनम में और 1610 में पुलिकट में। इन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला। देखिए डचों का जो सोने का सिक्का चलता था उसे पैगोडा कहते थे। पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। मतलब डचों का जो गतिविधियों का केंद्र था वो क्या था? पुलिकट था। 1610 में इसने पुलिकट में क्या किया? व्यापारिक कोठी की स्थापना की। और 1605 में पहली व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में स्थापना की। ठीक है, डचों ने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, ना जाने इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए सबसे पहले वह यूरोपी जिसने औद्योगिक वेतन भोगी रखा था तो वह था डचों ने। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? तो अंतिम रूप से डचों का पतन हुआ था 1759 में। युद्ध का नाम था बेदरा का युद्ध। यह बेदरा का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था 1759 में। और इसमें क्या हुआ था? डचों की पराजय हुई थी। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया। 31 दिसंबर 1600
वह समय था जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था 31 दिसंबर 1600 को। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी में शुरुआत में क्या था, कंपनी में 217 साझेदार थे, ठीक है, 217 शेयर धारक थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर था वह था टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको बता दो, पहला अंग्रेज जो भारत में आया था उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल, जॉन मिल्डन हॉल, पहला वह अंग्रेज जो भारत आया था उसका नाम जॉन मिल्डन हॉल था। लेकिन यह दरबार में तो आया नहीं था, यह स्थलीय मार्ग से आया था, ठीक है, दरबार में नहीं आया था। लेकिन यहाँ दरबार में आने की बात कर रहा है तो मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, ठीक है, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में आया था। कब आया था हॉकिंस? 1609 में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो भारत में आया था उसका नाम था रेड ड्रैगन, और रेड ड्रैगन जहाज से ही कैप्टन हॉकिंस आया था। यह भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, अंग्रेजी बेड़ा था। 1611 में, देखिए जब अंग्रेज आए थे, कैप्टन हॉकिंस आया था 1609 में, ठीक है, तो 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने स्थापित की थी, ठीक है। जहांगीर ने 1613 में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में, देखिए, और सूरत में व्यापारिक कोठी कब स्थापित की? 1613 में। मछलीपट्टनम में 1611 और सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित की। सूरत में जो व्यापारिक कोठी थी वह किसके अधीन बनी थी? उसका गवर्नर कौन था व्यापारिक कोठी का? थॉमस एडवर्थ। थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत किसने दिया था? जहांगीर ने, 1611 में, ठीक है। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में खोला था, जबकि पश्चिमी तट पे 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 में, देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1613 में व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित किया था अंग्रेजों ने, और 1611 में कहाँ? मछलीपट्टनम में। लेकिन 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। दरअसल हॉकिंस जब आया था तो उसने सूरत में व्यापारिक कोठी ही खोलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन सूरत में पुर्तगालियों के विरोध की वजह से व्यापारिक कोठी बनाया नहीं जा सका, मतलब प्रयास किया गया, ठीक है। बाद में पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच भिड़ंत हुई, पुर्तगाली हारे, तो बाद में धूमधाम से 1613 में व्यापारिक कोठी बनी थी अंग्रेजों की, ठीक है। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को भेजा। अब 1615 में कौन आता है? 1615 में कौन आता है? सर टॉमस रो आता है राजदूत बनकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में, ठीक है। रो 1619 तक रहा है, 1615 में आता है, 1619 तक सर टॉमस रो मुगल दरबार में रहता है। रोज जहांगीर और खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट भी प्राप्त करने में सफल रहता है, ठीक है। 1632 अंग्रेजों का वह पीरियड, 1632 में क्या होता है अंग्रेजों के साथ? गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। देखिए गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को क्या मिला? सुनहरा फरमान मिला, सुनहरा फरमान मिला, ठीक है। मतलब पूरे गोलकुंडा में 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर पूरे गोलकुंडा राज्य की बंदरगाह पर सुनतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। इसे सुनहरा फरमान इसलिए कहा जाता है कि 500 रुपया, केवल 500 पैगोडा वार्षिक कर देना था और पूरे गोलकुंडा राज्य की बंदरगाहों पर सुनतापूर्वक व्यापार करना था। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने यह सुनहरा फरमान दिया था, जो अंग्रेजों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे, देखिए 1639 में क्या हुआ? मद्रास शहर की स्थापना हुई। 1639 में मद्रास शहर की स्थापना किसने किया था? फ्रांसिस डे ने किया था। अब कैसे किया था मैं आपको बता दूं। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंदगिरी के राजा से मद्रास को क्या किया? पट्टे पर ले लिया। वही एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया और उसी पट्टे की जमीन पर किलाबंद कोठी का निर्माण किया और इसी कोठी को क्या कहा गया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। मतलब चंदगिरी की राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया गया, उस क्षेत्र को पट्टे पर ले लिया गया, इसके द्वारा फ्रांसिस डे के द्वारा 1639 में, और इसमें किलाबंद कोठी बनाया गया। इसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में क्या हो गया? यह अंग्रेजों का मुख्यालय हो गया और यही आपका मद्रास कहा जाता है।
1661 में एक अजीब घटना घटी थी। 1661 में क्या हुआ, पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच लगातार भिड़ंत हो रही थी, लगातार लड़ाई हो रही थी। पुर्तगाली भी हार गए थे, वह थोड़ा बहुत समझौता करना चाहते थे, इसलिए पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ पक्का हो गया। मतलब कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह किससे हुआ, ब्रिटेन की राजकुमारी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ। और जब विवाह हुआ तो बम्बई क्या हुआ, बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मिल गया। ठीक है, बम्बई 1661 में। और 1661 में तुमको बम्बई दहेज मिल जाता है, लेकिन कुछ समय तक चार्ल्स द्वितीय बम्बई को अपने पास रिजर्व रखते हैं। लेकिन अंतिम में थक हार कर 1668 में क्या करते हैं, भाई उनके पास वैसे है, तो उसके बाद चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर इंडिया कंपनी को दे देते हैं। अब सोचेंगे आप लोग 10 पाउंड बहुत कम होता है, तो बिल्कुल वह बहुत कम, एक तरह से फिर ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे, लेकिन एक सांकेतिक रूप से किराया ले रहे थे ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को घमंड न हो, उसे यह पता चल सके कि यह जो बम्बई है वो उनका नहीं है, यह किराए पर लिया गया है। ठीक है, तो 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर इंडिया कंपनी को चार्ल्स द्वितीय दे देते हैं 1668 में। ठीक है, 1687 में घटना घटती है। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बना लिया। मतलब अब तक पश्चिमी तट का मुख्यालय अंग्रेजों के लिए सूरत था, लेकिन 1687 में क्या हुआ, पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बना लिया गया 1687 में। गिराल्ड अंगियार, जैसा कि हमने बताया कि मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था, तो गिराल्ड अंगियार वह व्यक्ति थे जिसने बंबई शहर की स्थापना किया। ठीक है, और ये सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर था, और इसने क्या किया था, बंबई शहर की स्थापना किया था। मतलब बंबई शहर के जनक थे, बंबई शहर की रूपरेखा तैयार किए थे गिराल्ड अंगियार। ठीक है, बंगाल के शासक शाह शुजा, बंगाल के शासक थे शाह शुजा, मतलब गवर्नर थे, मतलब सूबेदार थे। बंगाल के शासक शाह शुजा ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी। इस अनुमति को निशान कहा जाता है। मतलब सबसे पहले बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में थोड़ा बहुत व्यापारिक छूट मिला था शुरुआत में, ठीक है, उसे निशान कहा गया। और इस व्यापारिक छूट को किसने दिया था अंग्रेजों को, सबसे पहले बंगाल के शासक शाह शुजा ने। ठीक है, 1651 में, जिसे निशान कहा गया। एक कहा जाता है दस्तक। दस्तक प्रणाली तो आमतौर पर फर्रुखसिया के द्वारा दिया गया, जो आमतौर पर अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा था, वो बहुत बड़ी चीज थी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे छोटा चीज दिया गया निशान, मतलब बंगाल के शाह शुजा द्वारा एक व्यापारिक छूट प्रदान की गई थी जिसे निशान कहा गया। 1698 में क्या हुआ, देखिए हमने आपको बताया कि मद्रास शहर की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था, बंबई शहर की स्थापना गिराल्ड अंगियार ने किया था। अब कलकत्ता शहर की स्थापना करने वाले कौन थे, कलकत्ता शहर की स्थापना करने वाले थे जॉर्ज चार्नोक। तो इस पैराग्राफ में आप कलकत्ता शहर के बारे में पढ़ेंगे। 1698 में क्या होता है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव किराए पर लिया था, सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर। सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने किराए पर लिया था 1698 में। और कितनी जिम्मेदारी थी, 1200 रुपया भुगतान करके, 1200 रुपये भुगतान करके जमींदारी प्राप्त की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और यहीं पर उसने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। फोर्ट विलियम का निर्माण यहीं पर हुआ। और उस फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, चार्ल्स शायर। चार्ल्स शायर फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट थे। और कालांतर में यही फोर्ट विलियम जो है, कालांतर में क्या हो गया, कलकत्ता नगर बन गया, जिसकी नींव किसने रखी थी, जॉर्ज चार्नोक ने। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया कलकत्ता शहर के बारे में। भारत में फ्रांसीसियों की जो पहली व्यापारी कोठी है, अब देखिए फ्रांसीसियों ने पहली व्यापारी कोठी कब स्थापित की थी, 1668 में। कहाँ, 1668 में सूरत में। मतलब फ्रांसीसियों की पहली व्यापारी कोठी 1668 में सूरत में बनती है। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। अब देखिए फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना किया, मतलब ये फ्रांसीसी नागरिक था। 1674 में पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था, फ्रांसिस मार्टिन ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1746 से 48 के बीच। देखिए कर्नाटक युद्ध जो होता है वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होता है 1746 से 48 में। ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से यह प्रभावित था। 1748 में देखिए कर्नाटक, इसके बारे में प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बस इतना जानिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो 1746 से 48 के बीच में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो अंत हुआ है वह एक्सला-शॉपेल की संधि के साथ अंत हुआ है। ठीक है, 1748 में एक्सला-शॉपेल की संधि के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब होता है, दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54 के बीच, 1749 से 1754 के बीच में होता है। और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार होती है और उसे क्या हो जाता है, उसे वापस बुला लिया जाता है, फ्रांस उसे वापस बुला लिया जाता है। और इस युद्ध का जो अंत होता है किस संधि के द्वारा होता है, पांडिचेरी की संधि के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो होता है वह 1756 से 63 के बीच में होता है। 1756 में शुरू
हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंग होता है। मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध होता है यूरोप में, तो वही उसी युद्ध का असर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है 1756 से 1763 के बीच में होता है, और इस युद्ध का जो अंत होता है किस संधि से होता है? पेरिस की संधि से होता है। प्रथम पहला कर्नाटक युद्ध एक्सलासोफिल की संधि के साथ समाप्त हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ, तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वह पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। और इनका ये आप लोग तिथि और यह वर्ष जरूर ध्यान रखिएगा, 1746 से 48, 49 से 54, 56 से 63। ठीक है। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया था। अब देखिए वांडीवास लड़ाई, वांडीवास की जो लड़ाई थी वो किसके किसके मध्य हुई थी? वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुई थी वांडीवास की लड़ाई। ठीक है। और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? फ्रांसीसियों की तरफ से था लाली, लाली गवर्नर था। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? आयरकूट, आयरकूट। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? फ्रांसीसियों की क्या हुई थी? हार हुई थी और अंग्रेजों की विजय हुई थी। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ठीक है। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में आपको बताया हूं, जिसमें जो अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था, डचों की हार हुई थी। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को क्या किया? फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, जो 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। यह देखिए, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। दिमाग पर लोड लेने वाला आप पढ़ाई मत पढ़िए, जो जरूरी है फैक्ट वाली चीजें आप पढ़ सकते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन वर्ष, क्योंकि देखिए मैं इसलिए लोड कर रहा हूं क्योंकि यह चीज समझाने वाली चीजें हैं जिसमें समय लगेगा। अब फैक्ट पर ध्यान दीजिए। ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन वर्ष, अब देखिए मैंने आपको बताया है कि यूरोपीय कंपनियां जो आई थी भारत में, पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में। उसके बाद अंग्रेज आते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी। उसके बाद डच आते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। उसके बाद डेनिश आते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में हुई थी। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, लेकिन फैक्ट्री की स्थापना कब किया था फ्रांसीसियों ने? 1668 में, 4 साल बाद। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1731 में। पुर्तगाली, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ठीक है। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, अब देखिए इस चैप्टर को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा देता हूं, समझा देता हूं। ओम प्रभु, बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन क्या किया जाए। देखिए बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। ठीक है। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था। देखिए मुर्शिद कुली खां जो था वह बंगाल का स्वतंत्र शासक था, और इसके समय में ही बंगाल ज्यादा समृद्ध हुआ, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। देखिए मुर्शिद कुली खां जो था बंगाल का नवाब था। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन बनता है, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज बनता है, सरफराज के बाद अलवर्दी खां बनता है, अलवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बनता है। कुल मिलाकर 5 ऐसे नवाब थे मुर्शिद कुली खां को लेकर। ठीक है। लेकिन मुर्शिद कुली खां जो था स्वतंत्र शासक था, परंतु वह जब तक नवाब रहा तब तक वह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। ठीक है। लेकिन मुर्शिद कुली खां के बाद जितने भी नवाब हुए, सुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी, इन लोगों ने कभी भी राजस्व भुगतान नहीं किया मुगल शासक को। ठीक है। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया। कहां से? पहले राजधानी कहां थी? बंगाल की ढाका थी, और इसको कहां लाया मुर्शिद कुली खां ने? मुर्शिदाबाद, भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया और उसे राजधानी बनाया। मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया। मुर्शिद कुली खां का एक देन है इजारेदारी प्रथा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत मुर्शिद कुली खां ने की थी। और मुर्शिद कुली खां ने कृषकों को तकावी ऋण दिया था, मतलब खेती के लिए अग्रिम कर्ज, जिसे तकावी ऋण बोलते हैं, यह मुर्शिद कुली खां ने दिया था। मुर्शिद कुली खां का जो उत्तराधिकारी था उसका दामाद था सुजाउद्दीन। तो मुर्शिद कुली खां के बारे में यह जानना है कि मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था बंगाल का, और उसने राजधानी परिवर्तन किया था और ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया। मुर्शिदाबाद कहाँ है? भागीरथी नदी के तट पर है। मुर्शिद कुली खां ने इजारदारी प्रथा की शुरुआत किया था और तकावी ऋण की व्यवस्था की थी। और सुजाउद्दीन, उसी बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? सुजाउद्दीन के बाद उस उत्तराधिकारी कौन हुआ? सरफराज। तो देखिए सरफराज उत्तराधिकारी हुआ, सरफराज।
अब देखिए सरफराज की हत्या कौन कर देता है? बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खां। तो देखिए 1740 में गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया का युद्ध होता है सरफराज 1740 में, ठीक है। गिरिया का युद्ध होता है सरफराज प्लस और अलीवर्दी खां के मध्य, अलीवर्दी खां के मध्य होता है, गिरिया का युद्ध होता है 1740 में। अब गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है, ठीक है। बिहार का नायब सूबेदार रहता है या बिहार का या बंगाल का नवाब बन जाता है सरफराज को मारकर। इसने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खान ने क्या किया? मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी उसका दामाद सिराजुद्दौला था। देखिए यहाँ पर गलती हो गया, दामाद नहीं था भाई, नाती था, ठीक है। मतलब उसकी बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला, इसका नाती था, नवासा था, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 20 जून 1756 को काल कोठरी का, अब देखिए सिराजुद्दौला के समय में एक घटना घटती है काल कोठरी की घटना, उसके बारे में आपको बताता हूं। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, कब बनता है? 1756 में, ठीक है। तो 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना घटती है सिराजुद्दौला के समय में ही। इस घटना का रचयिता कौन रहता है? जेड हॉलवेल रहता है। मतलब इस घटना के बारे में बताता कौन है? जेड हॉलवेल रहता है। और जेड हॉलवेल ये कहता है कि 20 जून की रात में 146 अंग्रेज कैदी, अब सोचिए जून का महीना है, जून का महीना वैसे क्रम होता है, वो अंग्रेज क्या है, गर्मी पसंद नहीं करते हैं, गर्मी में रह नहीं पाते हैं। 146 अंग्रेज कैदियों को छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था जून के महीने में। और अगले दिन सुबह 146 में से 30 जिंदा बचे, केवल 23 जिंदा बचे, बाकी सब लोग गर्मी में मर गए थे। और उसी में जिंदा बचे हुए लोगों में जेड हॉलवेल था। जेड हॉलवेल ने अपनी पुस्तक में इस काल कोठरी वाली घटना के बारे में लिखा है। तो काल कोठरी वाली घटना यह कब हुई थी? 20 जून 1756 में हुई थी। प्रत्यक्षदर्शी कौन था? जेड हॉलवेल। बस इतना ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध, अब देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757। डेट याद रखिएगा आप लोग, डेट जरूरी है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेज सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध होता है, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर को धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। नवाब कैसे पराजित हुआ? क्योंकि उसका सेनापति मीर जाफर ने धोखाधड़ी किया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और जब धोखाधड़ी हुआ और सिराजुद्दौला मारा गया तो मीर जाफर क्या बनता है? बंगाल का नवाब बनता है। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मर्दान, मतलब सिराजुद्दौला के दो बड़े विश्वास पात्र मोहनलाल और मीर मर्दान सिराजुद्दौला के साथ लड़ते हुए क्या हुए? मारे गए, लड़ते हुए मारे गए। मीर मर्दान और मोहनलाल दो बड़े लड़ाके थे। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर, अब क्या हुआ? मीर जाफर क्या बन गया? कठपुतली नवाब बन गया। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में जब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है तो मीर जाफर क्या है? गद्दी पर बैठ जाता है, गद्दी पर बैठा दिया जाता है, नवाब बन जाता है। 1757 से लेकर 1760 तक मीर जाफर क्या रहता है? बंगाल का नवाब रहता है। मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में क्या कर दिया? पद से हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। बताइए 3 साल तक ही नवाब रहा। 1760 में कौन नवाब हो गया? मीर कासिम। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो उसने अपनी राजधानी को चेंज किया। मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया, जिसे मुगदलपुर कहते हैं, मुंगेर ले गया, ठीक है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया राजधानी को। बंगाल की राजधानी का क्रम, अब देखिए सबसे पहले बताया कि सबसे पहले बंगाल की राजधानी क्या थी? ढाका थी। ढाका के बाद मुर्शिदाबाद हुआ। मुर्शिद कुली खान ने भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। और मुंगेर, उसके बाद मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी हो गया। मुर्शिद कुली खान मीर कासिम ने क्या किया? मुंगेर को राजधानी बनाया, ठीक है। तो ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, इस तरह से राजधानी का परिवर्तन हुआ। अब देखिए अंग्रेजों का मीर कासिम से भी मन भर गया। 1760 से लेकर 1763 तक मीर कासिम क्या रहता है? बंगाल का नवाब रहता है। अब अंग्रेजों को क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्या किया? मीर कासिम को भी गद्दी पर से हटा दिया। और जब मीर कासिम को गद्दी पर से हटाया जाता है तो मीर कासिम क्या होता है? आग बबूला हो जाता है और फिर बक्सर के युद्ध की रूपरेखा तैयार हो जाती है। बक्सर का युद्ध किसके बीच में होता है? अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मतलब एक तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, और कौन था? मीर कासिम था। और दूसरी तरफ कौन थे? अंग्रेज थे, ठीक है। इनके बीच में युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। और इस युद्ध में क्या होता है? अंग्रेजों की जीत हो जाती है और इन तीनों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन रहता है? बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति रहता है हेक्टर मोनरो। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर, और जब बक्सर के युद्ध हो जाता है
तो उसके बाद फिर मीर कासिम के बाद मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। मतलब फिर एक कठपुतली शासक गद्दी पर बैठ जाता है 1765 तक। ठीक है, 5 जनवरी 1765 में मीर जाफर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बंगाल के नवाबों का क्रम यहां आप लोग देख सकते हैं। मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 तक मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब रहता है। उसके बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब रहता है 1727 से 1739। उसके बाद सरफराज बंगाल का नवाब रहता है 1739 से 40। उसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब रहता है 1740 से 1756। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब रहता है 1756 से 57। और मीर जाफर सबसे लास्ट मीर जाफर बंगाल का नवाब रहता है 1757 से लेकर 1760 तक। ठीक है, अभी और हैं। अभी मीर जाफर के बाद देखिए मीर कासिम आता है 1760 से 1763 तक। उसके बाद फिर मीर जाफर आता है 1763 से 1765 तक। फिर नजीमुद्दौला 1765 से 66। शेखुद्दौला 1766 से 1770। फिर मुबारकदौला सबसे अंतिम आपका बंगाल का नवाब 1770 से लेकर 1775 तक। नजमीउद्दौला, शेखुद्दौला, मुबारकदौला, मतलब अंतिम क्या होता है, मुबारक होता है। ठीक है, ये बंगाल के नवाबों का क्रम है। अगला देखिएगा, अंग्रेजों का मैसूर से संबंध। अब हम मैसूर जो रियासत है, मतलब हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में, इसको हम आप लोग को अच्छे से पढ़ाते हैं। सत्रह सौ 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। देखिए मैसूर का शासक 1761 में बना, कौन, हैदर अली। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली लड़ते हुए मारा जाता है और उसकी मृत्यु होती है। और 1761 में हैदर अली क्या होता है, मैसूर का शासक बन जाता है। हैदर अली का जो उत्तराधिकारी रहता है उसका पुत्र टीपू सुल्तान रहता है। टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 90 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा, हैदराबाद निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। मतलब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और हैदराबाद निजाम और अंग्रेज तीनों क्या थे, एक तरफ थे, और एक तरफ मैसूर लड़ रहा था, मतलब टीपू सुल्तान लड़ रहा था। ठीक है, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय होती है। 1787 में टीपू ने, अब देखिए टीपू सुल्तान के बारे में कुछ चीजें देख लें। 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण किया। बादशाह की उपाधि टीपू सुल्तान ने धारण किया था, बादशाह की उपाधि। ठीक है, थोड़ा कट्टरपंथी हो गया था टीपू सुल्तान। ठीक है, बाद में 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण किया। कब, 1787 में। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जय गोविंद क्लब का सदस्य बना। जय गोविंद क्लब का सदस्य बना था और स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू ने लगवाया था। मतलब फ्रांसीसी क्रांति से थोड़ा प्रभावित हो गया था टीपू सुल्तान। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम का आखिरी युद्ध यानी आंग्ल मैसूर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, और टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारा गया। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी, शेर की तस्वीर होती थी टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर। 1760 के वांडीवास का युद्ध हुआ। अब देखो वांडीवास के युद्ध के बारे में आपको बताया ही हूं। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। इसमें अंग्रेज सेनापति कौन था, सर आयरकुट था, और फ्रांसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, लाली कर रहा था। और उसमें क्या हुआ था, फ्रांसीसियों की हार, अंग्रेजों की जीत हुई थी। अब देखिए जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, 1767 से 69, फिर 80 से 84, 90 से 92, फिर 99। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था यह कब हुआ था, 1767 से 1769 में। ठीक है, 1767 से 69 के बीच में हुआ था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यह जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें गवर्नर कौन थे, विलेरेस्ट। विलेरेस्ट क्या थे, उस समय गवर्नर थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 80 से 84 के मध्य में हुआ था। कौन गवर्नर जनरल थे उस समय, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1790 से 92 के बीच में हुआ था। गवर्नर जनरल कौन थे, कॉर्नवालिस थे। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था यह 1799 में हुआ था। कौन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। अब देखिए जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, तो कि कोई भी किसी भी युद्ध का जब अंत होता है तो किसी न किसी संधि के अनुसार हुआ था। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। और यह जो संधि हुई थी 1769 में हुई थी, मतलब युद्ध का आखिरी वर्ष। ठीक है,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ और 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में हुई थी। मतलब आपका मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम तीन संधियां हुई थी। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताएंगे सिखों और अंग्रेजों के बारे में, मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच जो संबंध थे उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक देव को जाता है। देखिए एक चीज और आता है, प्रश्न आता है सिख धर्म से संबंधित कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु हैं, आपको पता है, और कभी कभी इन 10 गुरुओं का क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। तो कम से कम इतना उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 10 सिखों गुरु का नाम आपको याद होना चाहिए, वो भी क्रम से याद होना चाहिए। ठीक है, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रयास करिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आ जाता है तो फिर दिक्कत होती है। देखिए गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो इस तरह से आपका क्रम से लगाने के लिए आता है। तो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? गुरु नानक देव को जाता है। और ये सिखों के क्या थे? प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के अनुयायी ही क्या कहलाते हैं? सिख कहलाते हैं। सिख का मतलब क्या होता है? सिख का मतलब होता है शिष्य होता है। ठीक है, बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। मतलब यह जो गुरु नानक देव थे वह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था 1469 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1539 में। तो ये आप समझ सकते हैं कि वह किसके समकालीन रहे होंगे। सन 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। ठीक है, गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। तो गुरु नानक देव ने गुरु का लंगर चलाया था। गुरु का लंगर का जो व्यवस्था किए थे ये गुरु नानक देव ही किए थे। तो गुरु का लंगर एक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था गुरु नानक देव ने। बाद में यह जो लंगर परंपरा है, निःशुल्क भोजनालय, यह उनके बाद जो गुरु हुए गुरु अंगद ने इस परंपरा को क्या बना दिया? अस्थायी बना दिया। लेकिन शुरुआत किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत स्थापित किए। पंगत का मतलब क्या था? लंगर ही था, लंगर था। जैसे इस तरह से समझ लीजिए कि पंगत में बैठकर भोजन करना लंगर। ठीक है, और संगत मतलब क्या था? धर्मशाला। तो गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और लंगर परंपरा को स्थापित किया, संगत और पंगत स्थापित किया। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। तो संगत और पंगत जो गुरु नानक ने शुरू किया, यह क्या थी? एक प्रकार की संस्था का कार्य किया जहां जितने भी सिख थे, जितने भी सरदार थे, वो एक जगह क्या होते थे? मिलते थे। गुरु नानक 1539 में गुरु नानक देव की मृत्यु हुई थी, 1539 में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में हुई थी, करतारपुर में, जिसे कृतपुर भी कहा जाता है। उसके बाद गुरु नानक के बाद सिख गुरु कौन हुए? दूसरे नंबर के गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु हुए। और गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। इनका प्रारंभिक नाम था लहना। ठीक है, लेकिन जब यह गुरु बने तो गुरु अंगद इनका नाम रखा गया। ठीक है, इन्होंने अपना नाम क्या रखा? गुरु अंगद के नाम से ये विभूषित हुए। इनका प्रारंभिक नाम था लहना। ठीक है, इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। देखिए अब देखिए प्रश्न आ सकता है, अगर मान लीजिए आ जाएगा लंगर की परंपरा किसने शुरू की? तो गुरु नानक देव हैं जिन्होंने गुरु लंगर और पंगत मतलब संगत और पंगत शुरू किया था। लेकिन लंगर की परंपरा को स्थायी मतलब यह चलता रहेगा, यह स्थायी किसने बनाया था? गुरु अंगद देव ने। ठीक है, गुरु अंगद देव ने एक और काम किया। पहला तो लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया और एक और काम किया था, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। मतलब एक ऐसी लिपि बनाई थी गुरुमुखी लिपि। तो इसकी आरंभ का श्रेय दिया जाता है गुरु अंगद को। सिखों के तीसरे गुरु, अब देखिए गुरु नानक देव के बाद गुरु अंगद आते हैं, गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास आते हैं। सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। ठीक है, गुरु अमरदास क्या काम करते हैं? गुरु अमरदास क्या करते हैं? हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। मतलब गुरु अमरदास कुछ ऐसे काम करते हैं जो हिंदू सनातन परंपरा से थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। तो हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। लवन जो क्या था? सिखों की एक विवाह पद्धति है लवन। ठीक है, तो इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु अमरदास को। ठीक है, यह कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। अब गुरु अमरदास से क्या हुआ था? गुरु अमरदास से अकबर ने मुलाकात की थी। देखिए गुरु अमरदास, अमर और अकबर
एक ही राशि है। तो गुरु अमरदास से अकबर ने क्या किया था, मुलाकात किया था, भेंट किया था, कहाँ, गोविंदवाल में जाकर भेंट किया था। और गुरु अमरदास की एक पुत्री थी बीबी भानी। तो गुरु अमरदास से अकबर ने मुलाकात किया, भेंट किया, गोविंदवाल में जाकर भेंट किया और उनकी गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। मतलब अकबर अमरदास से मिलता है गोविंदवाल में जाकर और उनकी पुत्री बीबी भानी, जिनका नाम बीबी भानी था, उनको कई गांव दान में देता है। गुरु अमरदास ने और भी कार्य काम किए। इन्होंने पूरे देश में 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की, प्रत्येक पर एक एक महंत बनाया। अब देखिए, गुरु अमरदास के दामाद थे रामदास और रामदास सिखों के चौथे गुरु हो गए। ठीक है, तो बीबी भानी के पति थे गुरु रामदास। ठीक है, और गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु हो गए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी थी, कई गांव दान में दिए थे और 500 बीघा जमीन दी थी। और इसी 500 बीघे जमीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। अब गुरु रामदास ने अमृतसर जलाशय का निर्माण कराया और अमृतसर शहर की स्थापना किया। दो कार्य किए थे, अमृतसर जलाशय का निर्माण कराया और अमृतसर जलाशय के इर्द गिर्द अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। इन्होंने हरमिंदर साहब का निर्माण नहीं कराया था, इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना किया था, अमृतसर नगर की स्थापना किया और अमृतसर जलाशय का निर्माण कराया था गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने सिखों के गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, गुरु अमरदास ने अपने दामाद को दे दिया, रामदास को गुरु बना दिया। अब रामदास अपने पुत्र अर्जुन देव को गुरु पद बना देते हैं, यहाँ से क्या हुआ, पैतृक हो गया। अब गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु बने। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की और इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं आदि ग्रंथ में। गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब का जो पहला संकलन किया था, यह किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। अब क्या किया, मैं आपको बताया हूं कि गुरु रामदास ने अमृतसर जलाशय का निर्माण कराया था, अमृतसर नगर का निर्माण कराया, अमृतसर जलाशय का निर्माण कराया और अमृतसर शहर का निर्माण किसने किया था, गुरु रामदास ने किया था। अब अमृतसर जलाशय के बीच में जो हरमंदिर साहिब है, इसका निर्माण किसने किया, गुरु अर्जुन देव ने किया। तो गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण, अब देखिए जहांगीर का एक विद्रोही पुत्र था खुसरो, जब यह जहांगीर का विद्रोही पुत्र था खुसरो, और खुसरो की सहायता किसने किया, गुरु अर्जुन देव ने किया। ठीक है, और इसीलिए गुरु अर्जुन देव को क्या किया गया, 1606 में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया गया, जहांगीर ने मरवा दिया। तो राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। सिखों के 6वें गुरु कौन थे, उसके बाद सिखों के जो 6वें गुरु हुए, गुरु हरगोविंद ने क्या काम किया, सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। देखिए गुरु हरगोविंद ने क्या किया, सिखों को सैन्य संगठन का रूप दे दिया, मतलब सिखों को सैनिक संगठन के रूप में जो बनाया, गुरु हरगोविंद ने बनाया था। ठीक है, मतलब सिखों को सैनिक की तरह कर दिया गुरु हरगोविंद ने, सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था किसने, गुरु हरगोविंद ने। और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, मतलब ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया, मतलब थोड़ा भौकाली काम इन्होंने किया था गुरु हरगोविंद ने, सिखों को सैनिक संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त की स्थापना की थी। ये 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था करते थे। ठीक है, और एक बात और, गुरु हरगोविंद ने मांस खाने की छूट दी थी, अनिवार्य नहीं किया था, मांस खाने की छूट दी थी सिखों को, सरदारों को, सबसे पहले गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, उसके पहले क्या था, उसके पहले इस तरह का छूट नहीं था। गुरु हरगोविंद ने मांस खाने की छूट दिया था सरदारों को। ठीक है, ये 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठे थे, दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था करते थे। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। तो ठीक है, देखिए इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन के रूप में स्थापित किया, इन्होंने तलवार बांधकर गद्दी पर बैठे थे, दरबार में नगाड़ा बजाते थे, अमृतसर की किलेबंदी किए, मतलब जितना भी सुरक्षा वाला काम किया था उन्होंने किया था। और सुरक्षा, मांस खाने की भी छूट दे दिया गुरु हरगोविंद ने, इसने यह सब सारे काम किए थे। अब गुरु हरगोविंद के बाद जो सिखों के 7वें गुरु हुए, गुरु हरराय। अब गुरु हरराय
जो हुए, इनका दारा सिकोह से बहुत पड़ता था, तो दारा सिकोह को मिलने आने पर गुरु हरिराय ने क्या किया, आशीर्वाद दिया था, ठीक है, कि दारा सिकोह विजयी हूं, ठीक है। सिखों के जो 9वें गुरु हुए, गुरु हरकिशन हुए। गुरु हरकिशन जो थे वो चेचक की बीमारी से मर गए थे, मृत्यु हो गई थी चेचक की बीमारी से गुरु हरकिशन की। और गुरु हरकिशन को अपने गुरु पद के बारे में औरंगजेब को जाकर समझाना पड़ा, मतलब औरंगजेब को थोड़ा मनाना पड़ा। औरंगजेब बहुत खार खाया हुआ था, बहुत गुस्सा था, तो औरंगजेब को थोड़ा समझाना पड़ा, बताना पड़ा गुरु पद के बारे में गुरु हरकिशन को, ठीक है। सिखों के जो 9वें गुरु हुए, गुरु तेग बहादुर हुए। और गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इनको क्या किया, इनको मृत्यु दे दी। तो शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट इनको मरवा दिया था गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। कुल मिलाकर मुगलों ने 2 सिख गुरुओं को मरवाया था, गुरु अर्जुन देव को और फिर गुरु तेग बहादुर को, ठीक है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए। और इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1666 में पटना में हुआ था, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। गुरु गोविंद सिंह अपने को क्या कहते थे, सच्चा पातशाह कहते थे, सच्चा पातशाह। उन्होंने सिखों के लिए पंच ककार अनिवार्य कर दिया। अब देखिए, सिखों के जितने भी 10 गुरु हैं, अब 10 गुरु कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसे आप लोग को अच्छे तरीके से देखना होगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को क्या कहा, सच्चा पातशाह कहा। और इन्होंने पंच ककार, मतलब इसे पंच ककार कहते हैं, पंच ककार अनिवार्य कर दिया। मतलब केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कंघी। देखिए, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा और केस, ये क्या है, इसे पंच ककार कहते हैं। यह सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। और सभी को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था, इसीलिए सरदार क्या है, सिंह लिखते हैं। किसने कहा था, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि सभी सरदार अपने नाम के जो पीछे क्या लिखे हैं, सिंह लिखे हैं, नाम के साथ सिंह लिखे हैं। गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान था आनंदपुर साहिब, जब पटना में जन्म लिए थे गुरु गोविंद सिंह, लेकिन यह कहाँ रहते थे, आनंदपुर साहिब रहते थे। और उनका कार्यस्थल क्या था, पावती, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के बाद यह सिखों के सबसे अंतिम गुरु हुए। और उसके बाद शायद इनका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए शायद अगला कोई गुरु नहीं हुआ। तो इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, और दोनों क्या हुए, दोनों शहीद हो गए थे। तो इनके 2 पुत्र हुए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। और इनकी हत्या किसने किया था, सरहिंद का मुगल सूबेदार था वजीर खां। वजीर खां ने इसकी हत्या कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिनकी हत्या सरहिंद के फौजदार वजीर खां ने कर दी। बाद में वजीर खां की हत्या कौन कर देता है, बंदा बहादुर कर देता है, ठीक है। 1699 में वैशाली के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप लोगों ने इतना सब कुछ देख लिया कि पंच ककार इन्होंने शुरुआत किया था, फिर सिंह लिखने की परंपरा की शुरुआत किया था, ठीक है। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था कब, 1699 में। पाहुल प्रणाली की शुरुआत को भी गुरु गोविंद सिंह ने किया। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। अब आज जो आदि ग्रंथ पढ़ा जाता है, आज जो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा जाता है, उसको अंतिम रूप से संकलित करने का कार्य गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप किसने दिया था, गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। और कहा कि अब गुरुबाणी ही सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी, 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने किया था। अब गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया था, गुल खां नामक पठान ने किया था। कहाँ, नांदेड़ के पास गुल खां नामक पठान गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर देता है। कब, 1708 में, ठीक है। अब बंदा बहादुर के बारे में हमने आपको बताया कि बंदा बहादुर, इसका जन्म कब होता है, 1670 में पुछ जिले के रजौली गांव में होता है। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बस इस बंदा बहादुर के बारे में यह जाना कि बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद, गुरु गोविंद सिंह के न रहने के बाद सिखों का जो सबसे प्रसिद्ध नेता था वह बंदा बहादुर था, ठीक है। बंदा बहादुर का जो बचपन का नाम क्या रहता है, लक्ष्मण दास नाम रहता है, ठीक है। और यह क्या था, भारद्वाज राजपूत था। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करना था। इसके लिए उसने क्या किया, बंदा बहादुर ने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। लोहगढ़ को, पंजाब में जो लोहगढ़ है, इसको राजधानी बनाया बंदा बहादुर ने। और इसने गुरु नानक और गुरु गोविंद नाम के सिक्के ढलवाए। अब देखिए, इतना सारा काम बंदा बहादुर कर रहा है, ठीक है।
लोहगढ़ को राजधानी बनाया और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या करवा दी। वजीर खां की हत्या करवा दी क्योंकि इसने गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह की हत्या वजीर खां ने किया था और बंदा ने क्या किया, इनकी हत्या करके उसका बदला लिया। मुगल सम्राट फर्रुखसियार के आदेश पर 1616 में बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया गया गुरदासपुर के नांगल नामक स्थान पर 1716 में। ठीक है, शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। देखिए फर्रुखसियार ने हत्या क्यों करवाई थी बंदा बहादुर की, क्योंकि बंदा बहादुर जो था मुगलों का दुश्मन हो चुका था, मुसलमानों का दुश्मन हुआ था और वह लाहौर में पंजाब में बहुत सारे मुसलमानों का कत्ल कर रहा था। ऐसी सूचना मिलने पर क्या है, मुगल जो थे क्या हो गए, बंदा बहादुर के विरोधी हो गए और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिए। शाहदरा कहाँ है? शाहदरा जो है लाहौर में है। देखिए शाहदरा जो है कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात था क्योंकि यहाँ बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए थे शाहदरा में। ठीक है, बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़े में बट गए। अब देखिए अंतिम रूप से बंदा बहादुर ही था जो सिखों को एकजुट करने में सफल रहा, लेकिन बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो सिख लोग जो थे वह कई छोटे छोटे टुकड़ियों में बट गए थे और 1748 में सबसे लास्ट में 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर कि जब सिख अनेक छोटे छोटे टुकड़ियों में बट गए 1749 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियां दल खालसा में विलय हुई। मतलब एक दल बनाया गया जिसे दल खालसा कहा गया। ठीक है, और इसमें सभी सिख टुकड़ियों का क्या हुआ, विलय हो गया। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित हो गया। फिर बाद में दल खालसा जो था वो कितने दलों में विभाजित हो गया, 12 दलों में विभाजित हो गया जिसे क्या कहते हैं, मिशल कहते हैं। मिशल क्या है? मिशल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। तो यह जो सिख जो थे वो 12 मिसलों में बटे हुए थे और इन्हीं 12 मिसलों में एक मिसल था सूकरचकिया मिसल जिसके प्रधान रणजीत सिंह थे और रणजीत सिंह ही सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो रणजीत सिंह के बारे में देख लीजिए। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 में सूकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। ठीक है, इनके दादा चतर सिंह 12 मिसलों में सूकरचकिया मिसल की प्रमुख स्थान दिया था। मतलब यह जानिए कि रणजीत सिंह जो किस मिसल के थे, 12 मिसलों में सूकरचकिया मिसल के थे और उनके पिताजी का नाम क्या था, महासिंह था। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बनता है। सबसे पहले रणजीत सिंह 1798-99 में क्या बनते हैं, लाहौर के शासक बनते हैं। और 25 अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि 1809 में होती है चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। ठीक है, रणजीत सिंह का राज्य जो होता है वह 4 सूबों में बटा होता है, 4 सूबों में बटा होता है, 4 प्रदेश में बटा होता है पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, यह रणजीत सिंह का जो राज्य है 4 सूबों में बटा होता है। रणजीत सिंह का जो देखिए रणजीत सिंह जो थे बहुत ही सेकुलर और निष्पक्ष व्यक्ति थे और किसी प्रकार की धर्मांधता इनके अंदर नहीं थी। रणजीत सिंह का जो विदेश मंत्री था वो फकीर अजीजुद्दीन था, एक मुसलमान विदेश मंत्री था। और वित्त मंत्री कौन था, वित्त मंत्री दीनानाथ। ठीक है, विदेश मंत्री अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ। 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है, 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है, 1849 में। 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, 1845-46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में। अंग्रेजों और सिखों के मध्य संधियां होती हैं। 9 मार्च 1846 में लाहौर की संधि और बहरावल की संधि जो होती है 22 दिसंबर 1846 होती है। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया जाता है। ठीक है, 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग करके 48,000 रुपया वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया जाता है। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए 2 सिख युद्ध के बारे में ध्यान रखिएगा। पहला सिख युद्ध 1845-46, द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध है 1849 है। ठीक है, और 2 संधियां होती है, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846, बहरावल की संधि 22 दिसंबर 1846। ठीक है, और एक महारानी जिंदा रहती हैं, वह दिलीप सिंह से अलग करके महारानी जिंदा को 48,000 रुपया वार्षिक पेंशन देकर उनको शेखपुरा भेज दिया जाता है जो पंजाब में है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होता है इसकी पहली लड़ाई चिनियालवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 लड़ी थी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए थे।
अंतिम में देख लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया। और सबसे बाद में जो 1849 में क्या हुआ था, घोषणा द्वारा, लॉर्ड डलहौजी की घोषणा द्वारा पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में किया गया और महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। ठीक है, और इस राज्य का जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था वह महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। बाद में राजा दलीप सिंह जो थे वह क्रिश्चियन बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा उलझाऊ था, बस इतना ध्यान, इसमें ध्यान रखिएगा कि पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 चले, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846, भैरावल की संधि 22 दिसंबर 1846। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बहुत लंबा वीडियो हो चुका, थोड़ा सा मुझे भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे कर इसी तरह से मैराथन वीडियो चलता रहेगा, हर 2-2 घंटे पर मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर यह पूरा मैराथन वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना बनती है आप लोगों के लिए। व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिनको भी यह पूरा नोट चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी शो हो रहा है। धन्यवाद आप लोग को।